इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि जो आपका एप्लेट कोड है ये डिसीजन कैसे लेता है और इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होती है। डिस्पोजल मैंने लिख दिया लेकिन डिस्पोजल इस प्रेजेंटेशन में नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है, इसमें फैसले कैसे होते हैं, इसका तरीकाकार क्या है। देखिए सबसे पहली बात यह है, डिसीजन इन अपील। हमेशा कमीशन अपील जो है मॉडिफाई जब होती है असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स। कमीशन अपील जो है वो क्या करता है, फैक्ट्स को सुनता है और सुनने के बाद एक असेसमेंट ऑर्डर जारी कर देता है। अच्छा, कमीशन अब जो अमेंडेड ऑर्डर है वो आप जानते हैं, अमेंडेड ऑर्डर वो होता है कि वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को चेंज करता है, आपकी इनकम का एस्टीमेट चेंज करता है, तो इसको हम कहते हैं ये अमेंडेड ऑर्डर। अब जो कमिश्नर अपील क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है किसकी, असेसमेंट इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है किस चीज को, रिफंड को। Then he has to provide justify the sufficient evidence are there to do so। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पास इस चीज के लिए क्या है, sufficient evidence है, यानी उसको भी एज अ पर्सन एज अ जज साबित करना पड़ेगा कि वो जो बात कह रहा है वो जस्टिफाइड है। सिर्फ हुक्मत नहीं आ रही, पीछे कोई दलील भी है और कोई मंतक भी है। कमीशन अपील मॉडिफाई असेसमेंट ऑर्डर ऑफ एओपी, यानी ये जो बात है ये वाली और ये जो बात है ये वाली, ये दोनों सेम है, सो कोई फर्क नहीं। फर्क है तो आप ढूंढेंगे क्या फर्क है। एक ही फर्क है, ये इंडिविजुअल के एंगल से लिखी हुई है और ये एओपी के एंगल से लिखी है। फिक्रा सेम है कि कमिश्नर अपील मॉडिफाई कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर ऑफ एओपी and its members after listening and observing the facts। तो यहां पे वो क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, रिफंड कर सकता है, जो रिफंड डिक्रीज कर सकता है। यहां पे भी वही बात। अब आफ्टर डिसीजन कमिश्नर अपील शैल इश्यू एन ऑर्डर टू एप्लीकेंट एंड द कमिश्नर टैक्स इन फील्ड। तो देखिए ये वो जज बैठा हुआ जो कमिश्नर अपील है और वो दो पार्टीज को सुन रहा है ना। एक किसको सुन रहा है, उस कमिश्नर को जो फील्ड का कमिश्नर है, टैक्स की फील्ड का, पर एक किसको सुन रहा है, टैक्स पेयर को। दो ही है ना। अच्छा, तो ये जो टैक्स पेयर है और ये जो कमिश्नर है ये दोनों को सुन रहा है ना। तो जब ऑर्डर देगा तो क्या करेगा, वो हुक्म दोनों पार्टीज के लिए। इसलिए लिखना तो जरूरी है, लेकिन ये कॉमन सेंस भी कहती है, ये बात अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा लिखने बैठे डिसीजन इन अपील, तो उसके ज़हन में सिंपल बात आनी चाहिए कि कमिश्नर जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर में, लेकिन अगर वो अमेंडमेंट कर रहा है तो उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। वो अमेंडमेंट कर सकता है असेसमेंट में, वो टैक्स लायबिलिटी बढ़ा सकता है, रिफंड कम कर सकता है एओपी का भी और उसके किसी मेंबर का भी। और जब वो ऑर्डर इशू करेगा तो वो दोनों पार्टीज के लिए होगा, एप्लीकेंट के लिए भी होगा जो टैक्स पेयर है और कमिश्नर जिसने केस बनाया उसके लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। अच्छा बच्चों, द कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। तो वो 120 दिन के अंदर इंश्योर करेगा कि ये हो जाए, यानी सुन भी लिया जाए, प्रीसीडिंग भी हो जाए और इसके अंदर मसला हल हो जाए 4 माह के अंदर। इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर 60 डेज with reason to be recorded in written, यानी फाइल का हिस्सा बना के वो 60 दिन और ऐड कर सकता है, रीजन जो है वो वाज़ेह करके। फॉलोइंग टाइम बार आर नॉट एप्लीकेबल इफ, ये टाइम बार एप्लीकेबल नहीं होंगी किस सूरत में, पोस्टपोनमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द क्या जी, एप्लेंट। तो एप्लेंट जो है उसकी रिक्वेस्ट जो है वो पोस्टपोन्ड की रिक्वेस्ट आ जाए, वो वक्त मांग रहा हो, या पोस्टपोनेंट ड्यू टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग, कोई और रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग आ जाए, यानी किसी और जगह कार्रवाई शुरू हो जाए। तो किसी और कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी तो अल्टीमेटली ये कार्रवाई रुक जाएगी। तो यहां फिर क्या है कि
जो एप्लीकेंट है वो खुद ही रिक्वेस्ट कर दे किसके लिए, पोस्टपोन के लिए, तो पोस्टपोनमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट। तो जो टैक्स पेयर है वो खुद रिक्वेस्ट करे तो फिर ये डिले हो सकता है, या फिर उसकी कोई और प्रोसीडिंग चल जाए, ठीक है जी, वो एप्लेट कोर्ट में चला जाए, वो हाई कोर्ट में चला जाए, तो अल्टीमेटली ये प्रोसीडिंग रुक जाएगी। क्लियर? लेकिन ज्यादा अहम बात कौन सी थी, दिस वन, ठीक है, वो भी पता होनी चाहिए आपको कि ये प्रोसीडिंग कैसे रुक सकती है। और ये बड़ी आसान सी बात है कि जब भी कोई केस किसी भी कोर्ट में होगा तो इन कोर्ट्स के डेज होते हैं, तो जेल में होना चाहिए कि इतने डेज है इसके पास, और क्या वो डेज में ना हो सके तो क्या एक्सटेंशन हो सकती है, तो जेल में होना चाहिए 120 दिन है, और 120 दिन काम पूरा ना हो तो 20 दिन की एक्सटेंशन और मिल जाएगी, और ये काम रुक सकता है अगर एप्लीकेंट खुद गए इल्तिजा कर दे पोस्टपोनमेंट के लिए, और दूसरी पोस्टपोन करके हो जाएगी अगर कोई दूसरी प्रोसीडिंग में चला गया, तो फिर जाहिर है इसका जो वर्किंग है वो दो वर्किंग इकट्ठी तो नहीं ना हो सकती। अच्छा, अब बच्चों एप्लेट ट्राइब्यूनल, ये जो पहले वाला पढ़ा था ये कौन से वाला था, ये पहला लेवल था कमिश्नर का, कमिश्नर अपील, ये सबसे पहली अदालत थी, कौन सी, कमिश्नर अपील। अब कमिश्नर अपील से ऊपर कौन है, इसके ऊपर एप्लेट कोर्ट है। अब हम एप्लेट कोर्ट पे जाते हैं। सबसे पहले एप्लेट कोर्ट की डेफिनेशन क्या है, एप्लेट कोर्ट की डेफिनेशन यह है कि दिस ट्राइब्यूनल इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये कंट्रोल में है किस किसके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के कंट्रोल में है, जस्टिस के और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। देयरफॉर एंजॉयज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द बोर्ड एंड द असेसमेंट मशीनरी। तो इसका मतलब है ये उनके से आजाद है और ये एक आजाद इदारा है, यानी इसकी फॉर्मेशन ऐसे की गई है कि जो क्लाइंट है, जो टैक्स पेयर है, उसके ज़हन में एक ही बात आती थी कि मुझे क्या चिपक गया बोर्ड, और हम जिसके पास इल्तिजा लेके जाए वो भी तो उनका ही बंदा है, तो वो उनकी सुनेगा या हमारी सुनेगा, है कि नहीं। तो क्या हल किया गया, हल ये किया गया कि एक ट्राइब्यूनल बनाया गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के है, और ये इदारा पार्लियामेंट्री अफेयर के तहत चल रहा है और ये बोर्ड से आजाद है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मतलब यह है कि इसका जो नज़्म व नस्क है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, जो हुकूमत वक्त है, ठीक है जी। अच्छा, तो इस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ना करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो बहुत बड़ा हुआ करेगा, बहरहाल वो तो सियासी बातें हैं ना, फिर क्या हाल है, वो तो हर हुकूमत के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। अच्छा बच्चों, अब अपॉइंटमेंट एंड मेंबर्स ऑफ एप्लेट चेयरमैन, सबसे पहली बात इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो पहले हमने ना स्ट्रक्चर की तरफ चले गए। स्ट्रक्चर कैसे, मसला ये कि एप्लेट ट्राइब्यूनल शेल कंसिस्टेड ऑफ चेयरपर्सन, ये कंसिस्टेड होता है किस पे, चेयरपर्सन के, जुडिशियल मेंबर के और अकाउंटेंट मेंबर्स के। अब इसका मतलब एक बंदा होगा जो इसका चेयरमैन होगा, नंबर वन, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस लाइक दैट, तो ये इस कोर्ट का चीफ होगा। उसके साथ दो तरह के लोग होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होंगे, जुडिशियल मेंबर लॉ एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है ना, लॉ एक्सपर्ट होंगे। वो दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जिन्होंने कानून पढ़ा है और एक वो जो खुद हिस्सा रहे एफबीआर का, उन्हें तो कानून ज़बानी याद होता है, क्या ख्याल है, ठीक है ना। हमें अगर कभी झलक में भी कोई चीज भूल जाए ना, तो हम एफबीआर के एक बंदे को भी मैं फोन करूंगा, वो सारी बातें बता रहा होगा, वो जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, और उसको याद होगी। और वो ज्यादा बड़े लेवल का बंदा नहीं, आप इंस्पेक्टर लेवल के बंदे से भी कोई बात पूछेंगे उसको पता होगी आपकी किताब, लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, कुछ मिथ्स हैं लेकिन बाकी उसको काफी सारी बातें पता हो। तो कहने का मतलब ये होगा कि वो उस प्रैक्टिस से आया होगा, जुडिशियल मेंबर। और अकाउंटेंट मेंबर तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो किस फील्ड का होगा,
वो आपकी फील्ड का होगा। अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट शेल, अब आगे पहले चेयरमैन की बात। अब देखिए वो जो आप इख्तियारात की बात कर लेते पार्लियामेंट की, उसका जवाब आ गया। फेडरल गवर्नमेंट शेल अपॉइंट द मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल एज चेयरमैन। उन मेंबर में से किसी एक को क्या बना देंगे? चेयरमैन बना देंगे। ये कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देगा। अच्छा, या उसका कोई भी सीनियर नुमाइंदा जो भी होगा। अच्छा, एंड इन एक्सेप्शनल केसेस चेयरमैन कैन बी जुडिशियल मेंबर एंड जनरली क्या होता है? रिटायर्ड सीनियर जज और सीनियर ऑफिसर ऑफ FBI। आमतौर पे इनमें से कोई बंदा जिसका बड़ा तजर्बा मुशाहदा होता है उसको हम इसमें ले आते हैं। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब बात आ गई कि जुडिशियल मेंबर कहां से आते हैं। तो जुडिशियल मेंबर कहां से आते हैं? वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये उधर क्या हो गया ना, कानून वाले इदारे का हो गया। क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो ये उस साइड का हो गया। अच्छा, दूसरा कौन सा है? ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर, ये दूसरी साइड का हो सकता है अकाउंटेंट मेंबर। और दूसरा क्या हो सकता है? CA CMA पर्टिकुलर प्रोफेशनल, जिसका कितना तजर्बा हो? 10 साल का। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो कमिश्नर है इसका जुमला यहाँ पे जोड़िएगा, ये वो होना चाहिए जिसका 3 साल से ज्यादा का तजर्बा हो। किस चीज का? ठीक है ना, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ये। ठीक है। अच्छा, तो ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया? दो तरह के लोग, अकाउंटेंट मेंबर एंड जुडिशियल मेंबर, और उनमें से एक क्या बन गया? चेयरमैन। अच्छा जी, एप्लाइड कोड स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स। देखिए बात ऐसा होता है, चेयरमैन कहता है ये इतना बड़ा मामला नहीं है, ये कमिश्नर ने गौर से देखा नहीं और कमिश्नर अपील ने सीधा टैकल नहीं किया, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, एक सोबर सा बंदा मैं बैठाता हूं, मसला हल कर देगा। इसको क्या कहें? सिंगल मेंबर बेंच, यानी एक मेंबर बेंच है। अच्छा, उसको बेंच फिर क्यों कह रहे हैं? बेंच इसलिए कह रहे हैं कि निगरानी में उसकी, किसकी? चेयरमैन। अगर जरूरत पड़ेगी तो बंदा मजीद ऐड कर देगा। ठीक है। अच्छा, चेयरपर्सन मे कॉन्स्टिट्यूट सिंगल मेंबर बेंच टू हियर सच केसेस एट फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई। ठीक है जी, फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई मतलब यह है कि FDR के थ्रू जो कोर्स स्पेसिफाई होके आ रहे हैं। चेयरपर्सन आर मेंबर ऑथोराइज्ड बाय चेयरपर्सन। ये जो चेयरपर्सन या मेंबर ऑथोराइज्ड बाय चेयरपर्सन मे बी सिटिंग सिंगली। सिंगली का मतलब क्या हुआ? अकेला। तो क्या? डिस्पोज ऑफ एनी केस इफ टैक्स आर पेनल्टीज अप टू 1 मिलियन, यानी केस की जो वर्थ है 1 मिलियन तक है तो सिंगल मेंबर से टैकल किया जा सकता है। अब इससे ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर बात है मामला उतना अहम हो जाएगा, फिर उतना अहम मामला होगा तो लोग भी उतने ज्यादा चाहिए होंगे। क्या हाल है जी, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए फिर आ जाती है बात ये कि यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे किस चीज की? प्रोसीजर की बात आ गई और मल्टी मेंबर बेंच सामने आ गया। अब प्रोसीजर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ये बकायदा तौर पे एक बेंच है और उनमें आ गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पहली बात तो ये याद रखनी है कि बिफोर प्रोसीडिंग या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इन केस ऑफ इक्वल मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल। इक्वल का मतलब यह है कि 2 एक साइड के और 2 एक साइड के, 2 अकाउंटेंट जुडिशियल, या एक अकाउंटेंट एक जुडिशियल, तो बराबर हो गए ना। तो प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग के दरमियान या पहले गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है एडिशनल मेंबर, ताकि ये 3 हो जाए या 5 हो जाए। क्योंकि अगर ये 3 हो गए 5 हो गए तो फिर वोलेटिलिटी ऑफ डिसीजन कम हो जाएगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि बराबर बराबर, फिर वो कॉन्सेंसस लाजिम मिल जाएगा। अच्छा, और बात वक्त ऐसा भी होता है कि केस चलता रहा, ख्याल न रहा, लेकिन किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच के क्या हुआ? इफ मेंबर ऑफ बेंच डिफर इन ओपिनियन पॉइंट शैल बी डिसाइडेड किस पे होगा? मेजोरिटी पे। तो फिर मेजोरिटी को फाइंड करना आसान हो जाएगा ना इस तरह। लेकिन बात वक्त ऐसा होता है कि आप ये ऐसा नहीं करते। इफ द मेंबर ऑफ बेंच इक्वली डिवाइडेड ऑन अ पॉइंट,
तो फिर उस पॉइंट पर डिवाइड होने के बाद भी आप एक एडिशनल मेंबर रेफर कर सकते हैं ताकि उनको भी 3 या 5 में कन्वर्ट कर दें। तो ये फिर इसका मतलब ये उनके पास हक है, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं और प्रॉब्लम फंसने पर भी कर सकते हैं कि कॉन्सेंसस हमें मिल जाए, दोनों चीजें हो सकती है। देन एपलेट ट्राइब्यूनल शेल रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ बेंचेस। तो जो एपलेट ट्राइब्यूनल है वो रेगुलेट कर सकती है प्रोसीजर किसका, बेंचेस का। एंड देन it will also decide the places where benches shall hold their sitting। क्योंकि बिल्डिंग्स इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ बैठेगा। देखिए कुछ बड़े केसेस के अंदर बाइज़े मजबूरी जो केस पंजाब का इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया जा सकता है वक्ती तौर पे सिचुएशन के साथ, और जनरली अकोमोडेट किया जाता है कि जिस सूबे का बड़ा शहर है, यानी सिंध के लिए कराची, पंजाब के लिए लाहौर, ठीक है, और फेडरल के लिए इस्लामाबाद, तो वो फिर इस तरह मेन सिटी में करते हैं। लेकिन बहरहाल प्लेस उनकी मर्जी की होती है क्योंकि एक शहर में भी उनके कई ऑफिस होते हैं। यहाँ 7 क्लब रोड पे भी एक है, तो उसके बाद आप जानते हैं पुरानी नारकली के पास भी एक उनकी कोर्ट है, जो यानी एक सिटिंग एरिया है, तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ पे बैठना है। अच्छा बच्चों, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, तो ये बच्चों यहाँ तक हमने बात को डन कर लिया, ये हमने कल देख लिया था, तो बस इसके अंदर आज हम इतना ही काम करेंगे। मजीद आज स्लाइडें में बनाई नहीं थी, तो इसलिए मजीद काम आज नहीं हो सका। हाँ, ये कर सकते थे, वैसे एक आधा सवाल ढूंढ लाना चाहिए था।